साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटी के इस YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, सेकंड ग्रेड टीचर के लिए पढ़ रहे हैं, उसके फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ रहे हैं। इस विशेषताओं के चैप्टर में हम 12 क्लास ले चुके हैं। आज ये 13वीं क्लास है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है राज्य की नीति के निदेशक तत्व। साथियों, आपके सिलेबस में अलग से भी ये टॉपिक दिया गया है। राज्य की ये डीपीएसपी है, आपका मौलिक अधिकार है, ये अलग से भी है, लेकिन अभी केवल हम इनको भारतीय संविधान की विशेषताओं में पढ़ रहे हैं। तो जो हमारे संविधान में जो लिखा हुआ है, जैसे भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, उनको हम वहां जब अलग से आपका टॉपिक पढ़ेंगे संविधान में, जो आपका मौलिक अधिकार या आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है या आपके ये डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको सबको वहां संवैधानिक रूप से वहां पढ़ेंगे। यहां केवल इनका एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि आखिर में ये नीति निर्देशक तत्व है क्या, ये किसके लिए है। इसका जब तक ये पूरा एक मोटा मोटा हमारे दिमाग में इसका ये एक खाका नहीं बन जाता है, एक इसका ये कह सकते हैं कि पूरा एक माहौल बने हमारे दिमाग में कि आखिर में है क्या ये। देखो, केवल संविधान में जो लिखा हुआ उसको रटने से सिलेक्शन नहीं होने वाला। जब तक किसी चीज को नहीं समझेंगे, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा से ही कुछ प्रश्न ऐसे डालेगा कि जो कॉन्सेप्ट से क्लियर होने वाले हैं। तो हमारा पूरा टारगेट ये है कि आपको पहले इस चीज के बारे में विस्तार से समझाएं, फिर जो संविधान में लिखा हुआ है उसको समझें, और उससे रिलेटेड कोई संसदीय अधिनियम है या न्यायालय के कोई भी आदेश निर्देश हैं उनको समझें। तो अभी आज हम इसको समझते हैं। भारतीय संविधान में भाग 4 में इसका वर्णन है वर्तमान में, लेकिन हम देखें कि अभी हमने 1935 का अधिनियम पढ़ा नहीं है। भारत का संवैधानिक विकास और संविधान निर्माण के टॉपिक हमने छोड़ दिए हैं, जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। ये पूरा सिलेबस होने के बाद हम उसको शुरुआत वाले चैप्टर को बाद में पढ़ेंगे। उसका एक विशेष कारण है, मैं समझता हूं वो ठीक है। बाकी पहले पढ़ो बाद में पढ़ो, कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए उसको बाद में लिया है कि उसको समझाते वक्त बहुत सी बातों का हमें जो वो शब्द है उनको विस्तार से समझाने की जरूरत पड़ती है। तो उन शब्दों को वहां पर विस्तार से समझाएंगे तो फिर पूरा संविधान वहीं पढ़ा दो। या तो पहले इस जो हमारा वर्तमान में संविधान में जो प्रावधान है वो पढ़ेंगे, फिर संवैधानिक विकास और संविधान निर्माण की बात पढ़ेंगे, उनको पढ़ेंगे, वो भी अच्छे से डिटेल में ही पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है राज्य की नीति के निदेशक तत्व। देखो, राज्य की इस शब्द से पहचानो, आखिर मौलिक अधिकार है वो क्या है? वो व्यक्तियों को मिले हुए हैं, नागरिकों को मिले हुए हैं, राज्य के विरुद्ध मिले हुए हैं। लेकिन ये तो क्या है? राज्य की नीति के निदेशक तत्व। राज्य जो नीति से, जिस नीति से काम करता है, जो जनता के हित में राज्य को करना चाहिए, उस नीति के लिए एक निदेशक तत्व है। कुछ हमारे संविधान में ऐसे निदेशक, ऐसे निर्देश दे दिए गए हैं कि राज्य को ऐसा करना चाहिए, ऐसा जनता के हित में ठीक रहेगा। अब भारत के संविधान में, संविधान निर्माण से पहले जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, उसमें भी जो गवर्नर जनरल होते थे या जो गवर्नर्स होते थे, राज्यपाल होता था और उस जो मेन एक हेड होता था गवर्नर जनरल, उनके लिए भी उस अधिनियम में कुछ निर्देश जारी किए गए थे, जिन्हें अनुदेशों का दस्तावेज कहा गया था। उसमें अनुदेशों का दस्तावेज, ये क्या थे? ये गवर्नर और गवर्नर जनरल के लिए एक निर्देश थे कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या ठीक रहेगा। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट ये समझ सकते हैं कि वहां भी था, वहां से लिया हुआ तो नहीं है, लेकिन वहां पर भी 1935 के अधिनियम में भी नीति निर्देशक तत्व दिखाई देते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अनुदेशों का दस्तावेज कहा जाता था वहां पर।
अब जब संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान के निर्माण से पहले संविधान सभा की मांग हो रही थी, उस समय भी इस तरह के मामले आए हैं। जैसे एक सप्रू समिति बनी थी 1944 में। इस समिति का गठन किया गया, जिसने 1945 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें इसने और जो सुझाव दिए थे उन सुझावों के साथ साथ दो तरह के मूल अधिकारों का भी इन्होंने सुझाव दिया कि संविधान में क्या क्या करना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि मूल अधिकार शामिल करने चाहिए, और मूल अधिकार कितने प्रकार के होने चाहिए? 2 प्रकार के होने चाहिए। एक मूल अधिकार ऐसे हो जो वाद योग्य हैं, जो हमारे संविधान में भाग 3 में दिया गया है, वाद योग्य, या कह सकते हैं न्यायोचित, और दूसरे अवाद योग्य। सप्रू समिति ने ये 2 तरह के मौलिक अधिकार की बात की कि संविधान में ऐसा ऐसा होना चाहिए। उस समय जब संविधान सभा का निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है ये। उसके बाद हम देखते हैं कि संविधान सभा में मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति गठित की गई, जिसमें जो मूल अधिकारों की एक समिति थी, उसमें उप समिति बनाई हुई थी, जेबी कृपलानी जिसके अध्यक्ष थे। एक मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। इन्होंने भी मूल अधिकारों को बड़े स्तर पर संविधान में शामिल करने की बात कही थी। मूल अधिकारों की जब उप समिति बनाई थी, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, संविधान सभा जब संविधान का निर्माण कर रही थी, उस समय की बात है। उसमें जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में ये उप समिति थी। तो इन्होंने बड़े स्तर पर मूल अधिकारों की मांग की कि हमारे संविधान में ऐसे ऐसे, इनका बहुत बड़ा दायरा इन्होंने बताया कि ये मूल अधिकार इसमें शामिल हो। लेकिन बात ये थी कि जो भारत जिस समय स्वतंत्र हुआ था, जिस समय संविधान बनाया जा रहा था, उस समय भारत के सामने बहुत बड़ी समस्या थी, आर्थिक कठिनाइयां थी। हम बहुत गरीबी के दौर से उस समय गुजर रहे थे। प्रशासन भी हमारा सक्षम नहीं था। जब देश चलाने वाले यहां से जा रहे हैं, जो उसको चला रहे थे वो सारा सत्ता सौंप के हमें जा रहे हैं, नए रूप से किसी देश का संचालन करना, हालांकि हमें ज्यादा कठिनाई आई नहीं, बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हो गया, लेकिन उस समय ये समस्या थी। तो जो इस समिति ने सुझाव सुझाए मौलिक अधिकारों के लिए इतने व्यापक रूप से, उनको लागू करना बड़ा मुश्किल था। इसलिए क्या हुआ, BN राव का नाम आपने सुना होगा, जो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, मूल अधिकारों को 2 भागों में बांट दो, पहले वाद योग्य और दूसरे अवाद योग्य। जैसा सप्रू समिति में कहा गया, ऐसा ही BN राव जी ने कहा कि जो ये सारे मौलिक अधिकार उप समिति ने सुझाए हैं, इनको लागू करना बड़ा मुश्किल है, तो अपन इनको 2 भागों में बांट लेते हैं। जो ये वाद योग्य है, इनको तो भाग 3 में शामिल कर देते हैं, भाई मूल अधिकार हो जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स हो गए। और जो अवाद योग्य है, देखो वाद योग्य मतलब जिनको लेकर हम कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय से उसकी डिमांड कर सकते हैं। अगर हमारे किसी अधिकार का हनन हुआ है, तो आज हम सीधे न्यायालय चले जाते हैं, यहां तक कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो उनको शामिल कर दिया भाग 3 में। और जो जिनके लिए हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते, उनको नीति निदेशक तत्वों का नाम दे दिया। अवाद योग्य जो अधिकार सुझाए गए थे, जो बड़े स्तर पे सुझाए गए थे, उनको 2 कैटेगरी में बांटा, और ऐसे कुछ अधिकारों को नीति निदेशक तत्व के नाम से संविधान में शामिल किया। ये भाग 3 में शामिल कर लिया, इसको भाग 4 में शामिल कर लिया। अनुच्छेद 36 से 51 इनका वर्णन किया गया है विस्तार से, जिसको अलग हम पढ़ेंगे।
देखो, नीति निदेशक तत्वों में शासन संचालन होता है, उसके कुछ मूल सिद्धांतों का वर्णन किया है कि शासन को कैसे चलाना चाहिए, राज्य के लिए निर्देश है। मैं तो ये कहूंगा कि ये राज्य के कर्तव्य के लिए रूप में शामिल किया है। जैसे नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं, जिनको हम इससे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहां पर हम मूल कर्तव्य पढ़ेंगे नागरिकों के। लेकिन ये समझ लो कि नीति निदेशक तत्व राज्य के ही कर्तव्य हैं, वो नागरिकों के हैं, ये राज्य के हैं। तो इस तरह से हमारे संविधान में इनका वर्णन किया गया है। यानी थोड़ा सा अगर समझे तो ये मान लो कि राज्य की नीति निदेशक तत्व का मतलब ये है कि एक नीति निश्चित करने वाले तत्व, कि मानव कल्याण के लिए, अपने देश के लोगों के कल्याण के लिए राज्य को क्या करना चाहिए, वो बातें हमारे संविधान में लिख दी है कि राज्य को ऐसा ऐसा कार्य करना चाहिए। अब नीति निदेशक तत्वों का जो मूल काम क्या है, जो संविधान, जो प्रश्न पूछा जाता है हमारे उसमें प्रश्न पत्र में पूछा जाता है बार बार कंपटीशन एग्जाम में, तो इनका काम है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। हमने मौलिक अधिकार पढ़े, वहां हमने अलग लाइन लिखवाई। नीति निदेशक तत्व पढ़ रहे हैं, यहां हमने अलग लाइन लिखवाई। इनको अच्छे से समझो। वहां राजनीतिक लोकतंत्र की भावनाओं का विकास करना, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, वो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है। और नीति निदेशक तत्वों का मतलब एक तरह से कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। और कल्याणकारी राज्य का मतलब ही ये मिले जुले शब्द है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। आर्थिक बात जहां आ गई पैसों की, और लोकतंत्र हो गया, मतलब कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था करे राज्य, कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, राज्य ऐसी योजनाएं चलाएं, राज्य को ऐसे कदम उठाने चाहिए, सबको रोटी कपड़ा मकान मिले। ये है राज्य के नीति निदेशक तत्व। मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता, इनका पालन करना राज्य का विशेष कर्तव्य है। लेकिन इनको हम ये नहीं कह सकते कि हमारे संविधान में लिखा है तो राज्य ने अब तक लागू नहीं किया, न्यायालय में चले गए, इनको लागू करो। ये राज्य के कर्तव्य हैं। तो मौलिक अधिकार होते तो तुरंत लागू करवा लेते, इनको लागू नहीं करा सकते। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में ये जो नीति निदेशक तत्व है, ये मौलिक है, ये बेसिक है, ये देश की जिम्मेदारी है कि वो कानून बनाते समय, या राज्य की जिम्मेदारी है वो कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए। तो 42वें संविधान संशोधन में आप देखो, जो 1976 में, उसमें संविधान में ये बदलाव किया गया और ये कहा गया कि राज्य की नीति निदेशक तत्व मूल अधिकारों से कहीं ना कहीं प्राथमिक है, क्योंकि ये इतने जरूरी हैं कि जनता के कल्याण के लिए तो राज्य के नीति निदेशक तत्व ही तो काम करते हैं। तो उसमें कहा गया कि अगर जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 था, उसमें यह प्रावधान किया गया कि यदि नीति निदेशक तत्वों को लागू करने में या उससे संबंधित कोई कानून बनाने में संविधान का अनुच्छेद 14 और 19 का अतिक्रमण होता है, आर्टिकल 14 और 19 का अगर कहीं भी अतिक्रमण होता है तो होने दो, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कितनी बड़ी बात है। हम जब मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज है बहुत बड़ी। मौलिक अधिकार है कि उसके बिना जीवन संभव, या मैं कहूं गरिमापूर्ण जीवन संभव नहीं है। बहुत बुरी स्थिति हो जाए अगर हमें मौलिक अधिकार ना मिले तो। लेकिन उसको पढ़ते हैं तो सब कुछ मौलिक अधिकार ही लगते हैं। लेकिन न्यायपालिका ने भी इस पे स्टेटमेंट दे रखा है और संविधान में संशोधन ही कर दिया गया है कि अगर इनको लागू करने में
कहीं भी अनुच्छेद 14 और 19 का अतिक्रमण होता है तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, कोर्ट में नहीं जा सकते हम, क्योंकि मामला किससे जुड़ा हो गया? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको हम डीपीएसपी शॉर्ट में बोल देते हैं। और भारतीय संविधान में हमने इनको कहां से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया है। आयरलैंड ने इनको स्पेन से लिया था। ये प्रश्न खूब आया हुआ है, हालांकि इस तरह के प्रश्न अब पुरानी बातें हो गई, लेकिन प्रश्न कभी भी कोई कितने हजारों प्रश्न है जो रिपीट ही होते रहते हैं, तो पूरा हमें पता होना चाहिए। तो हमने डीपीएसपी का प्रावधान आयरलैंड से लिया है और आयरलैंड ने स्पेन से लिया था। अब इनको लागू ना करें, मान लो आप ये कहोगे साहब ये तो आप डीपीएसपी का फायदा ही क्या है, फिर राज्य इनको लागू ही नहीं करेगा। फिर तो भाई आपने तो बता दिया कि मन मर्जी है, राज्य चाहे तो इनको लागू करे चाहे तो ना करे, क्योंकि ये तो हम इन कानून के तहत हम सभी उसमें जा नहीं सकते, न्यायालय में तो कोर्ट में नहीं जा सकते, इनको लागू कैसे कराएं? तो वास्तव में हम देखें तो राज्य भी, सरकार भी मजबूर हो जाती है, क्योंकि राजनीतिक शक्ति या कहें जनमत की जो एक भावना होती है उसके अनुसार सरकार को चलना पड़ता है। सरकार अपने भाषणों में, अपने घोषणा पत्र में जब चुनाव लड़ती है तो इस तरह की योजनाओं को लागू करने के लिए पहले उसके नाम पर वोट मांगे जाते हैं। कोई भी कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जाती है वो डीपीएसपी को ही समझो, उसी के माध्यम से चलाई जाती है। तो जब जनता उसको बहुत ज्यादा उस चीज की डिमांड कर रही है, उसके आधार पर आपको वोट दे रही है, तो आपको लागू करना ही पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि इनको सरकार बस ये तो केवल लिखे हुए इनको लागू नहीं, बड़े स्तर पर लागू किए जा रहे हैं। जितनी भी योजनाएं आ रही हैं, स्कीम आ रही है, वो कहीं ना कहीं नीति निर्देशक तत्वों का ही रूप है। अब एक प्रश्न उठता है कि नीति निर्देशक तत्व को अवाद योग्य बनाया क्यों गया? आखिर में इनको अवाद योग्य क्यों बनाया गया? इनके लिए हम कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते? ये क्यों किया गया? तो सबसे एक इसका मेन कारण तो यह है कि देश में उस समय वित्तीय संसाधनों का बहुत बड़ा अभाव था। दूसरा, देश का की जो विविधता थी, हमारी बहुत बड़ी विविधताओं का देश है और बहुत पिछड़ा देश है। तो ये जो पिछड़ापन है, विविधता है, ये भी इनको लागू करने में कहीं ना कहीं बाधक साबित होंगे, इसलिए इनको वाद योग्य नहीं बनाया, डीपीएसपी में रखा, इनको मौलिक अधिकार नहीं बनाया। और दूसरी बात ये थी कि अभी अभी जब हमारा संविधान बनाया गया तो जस्ट लेटेस्ट हम उस दास्ता से मुक्त हुए हैं। बहुत बड़े लंबे दास्ता से हमें आज़ादी मिली है, तो जैसे ही आज़ादी मिलेगी तो व्यक्ति एकदम उसकी फिर बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो इनको लागू करवाने के लिए बहुत बड़ा दबाव पड़ सकता था। तो इसलिए इनको वाद योग्य नहीं बनाया कि जब जब जैसे जैसे हमारे पास संसाधन होंगे हम इनको लागू कर देंगे। इसलिए इनको दो तरह के मौलिक अधिकार उस समय उनके अनुसार बनाए गए, बाद में नाम इनको अलग दे दिया, ये डीपीएसपी हो गया, वो फंडामेंटल राइट्स हो गए। तो इस कारण से बहुत से संसाधनों के अभाव के कारण उस समय इनको डीपीएसपी में रखा गया और ये प्रावधान कर दिया गया कि प्रावधान तो था ही कि डीपीएसपी को सरकार संसाधनों के हिसाब से अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए इनको लागू करेगी। यही लिखा हुआ है संविधान में भी। तो सरकार मतलब या राज्य जनता के हित के कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए कार्य करेगा, इस तरह की बातें लिखी हुई है। तो उसमें कंपलसरी नहीं था बस, तो जैसे जैसे संसाधन होते जाएंगे वैसे वैसे इन योजनाओं को लागू करते जाएंगे। इनसे संबंधित कथन भी कई बार प्रश्न में पूछे जाते हैं, जैसे प्रोफेसर के.टी. साहा, इनका कथन खूब चर्चित है। इन्होंने कहा ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। हम देखते हैं आमतौर पर जब हम चेक देते हैं किसी को
तो हमने चेक काट दिया और जिसके नाम चेक दिया है उसके खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। बैंक की कोई इच्छा नहीं होती उसमें, बैंक का एक निश्चित टाइम रहता होगा, 2-4 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, जो भी रहता होगा, उसमें उसको ट्रांसफर करना रहता है। लेकिन इसमें साहज ने कहा कि ये तो ऐसा चेक हो गया जो बैंक की इच्छा पर काम करेगा, बैंक चाहे तो उसको भुना दे, उस चेक को क्लियर कर दे, ना बैंक की इच्छा नहीं है तो उसको क्लियर ना करें। तो उन्होंने इसलिए, क्योंकि भाई इस लाइन को समझो, संविधान में यही तो प्रावधान है कि ये लागू होंगे राज्यों के पास संसाधन होने पर, इनको जबरदस्ती कोर्ट के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता, ये अवाध्य योग्य है, ये तो सरकार की इच्छा पर निर्भर है, इनको कब लागू करे, ना करे तो ना करे। तो उन्होंने ये संज्ञा दी कि ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। के संथा नाम एक और विचारक, इनके कमेंट भी खूब आते हैं परीक्षा में। इन्होंने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व केंद्र और राज्यों के बीच में संवैधानिक संघर्ष उत्पन्न करते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच में संघर्ष उत्पन्न करते हैं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में संघर्ष उत्पन्न करते हैं। देखो, इन्होंने जो बताया, इनका जो ये कथन है, इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए राज्यों को निर्देश दे सकती है। देखो, ये प्रावधान है कि केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है, तो केंद्र सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए राज्यों को निर्देश दे दिए। और अगर ये प्रावधान है हमारे, सुनो, हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि अगर राज्य सरकार इसकी पालना नहीं करती है तो फिर केंद्र सरकार राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। आर्टिकल 365, वो एक अलग बात है कि इसके आधार पर अब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, लेकिन अगर राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन राज्य सरकार नहीं करती है तो 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। तो संघर्ष हुआ ना केंद्र राज्य के बीच में। तो इस तरह से ये, और देखो, जैसे नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला कोई विधेयक मान लो राष्ट्रपति अस्वीकार कर सकता है। अगर मान लो नीति निर्देशक तत्वों को कोई ऐसा कानून, कोई विधेयक आ गया जिसमें डीपीएसपी की पालना नहीं की जा रही है, इसका उल्लंघन करने वाला कोई विधेयक है, नया कानून बना रहे हैं जिसमें डीपीएसपी का उल्लंघन होने वाला है, तो उस विधेयक को राष्ट्रपति इस आधार पर अस्वीकार कर सकता है कि ये तो देश के जो शासन के मूल सिद्धांतों में है, ये तो डीपीएसपी, तो इनको अस्वीकार कर देगा राष्ट्रपति, वीटो पावर लगा देगा। तो फिर हुआ ना संघर्ष, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच में संघर्ष हो ही गया। तो डीपीएसपी को राज्य सरकार या केंद्र सरकार इनकी अवहेलना नहीं कर पाएगी, और ऐसा प्रावधान भी अगर ऐसा करती है तो राज्यपाल या राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों का खंडन कर सकते हैं, वो उस पर साइन ना करें, उनके साइन नहीं होंगे तो कानून ही नहीं बनेगा। तो इसी तरह से ये संवैधानिक संघर्ष की स्थिति के संथा नाम ने बताई कि ये राज्यपाल मुख्यमंत्री के बीच ऐसा संघर्ष हो जाएगा, केंद्र राज्य के बीच हो जाएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच में, ये तो एक संघर्ष की स्थिति पैदा करता है। तो उनका मतलब ये था। तो अब एक न्यायालय का मामला है 1980, चर्चित मामला है मिनर्वा मिल्स। ये मामला, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक कथन कहा या एक अपना बयान दिया या डीपीएसपी को लेकर निर्देश दिए या विचार रखा कि भारतीय संविधान की जो नींव है वो मूल अधिकार और डीपीएसपी पर टिकी हुई है, इनके संतुलन पर टिकी हुई है। इस केस में ये कहा गया कि जो अपना संविधान है वो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के संतुलन पर टिका हुआ है।
यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अंबेडकर का विचार देखें तो उन्होंने, उनके अनुसार ये नीति निर्देशक तत्व क्या है कि भारतीय संविधान की एक ये अनोखी विशेषता बताई है उन्होंने कि अपने संविधान में एक अनोखी है, इसमें कहीं ना कहीं कल्याणकारी लक्ष्य निहित है। ये डॉक्टर अंबेडकर ने इसके बारे में कथन कहा है। एमवी पायली है, ये सब लिखवाई देंगे, यहां समझाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जब हम लिखवाएंगे। तो उन्होंने भी कहा था कि ये राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत स्तर का निर्माण करते हैं। केसी वियर है, तो ये इस तरह के कई विचारक है जिनको लिखवा देंगे। अभी जब ये समझाना पूरा हो जाएगा उसके बाद इसमें नोट्स बनवाएंगे। तो डीपीएसपी के माध्यम से हमारा संविधान राज्य को ये बताता है कि उसे सामाजिक न्याय और व्यक्तियों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए नैतिक दृष्टि से किन किन पक्षों पर ध्यान देना चाहिए, किन पर बल देना चाहिए। यह है हमारा संविधान राज्य को निर्देश दे रहा है कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए, जन कल्याण के लिए ये करना चाहिए। और राज्य की जो सार्वजनिक नीति है उसके निर्माण में एक सहायता के लिए संघ और राज्य सरकार के लिए दिशा निर्देश है, ये मार्गदर्शक सिद्धांत है। और सरकार का ये उत्तरदायित्व है कि इनको कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए, इनको लागू करें, ये कर्तव्य है उनका। ज्यादातर जो नीति निर्देशक सिद्धांत जो आगे हम पढ़ेंगे, जो 36 से 51 अनुच्छेद में है, वो लगभग राज्य सूची के विषय से संबंधित है। तो ये राज्य सरकारों पर ज्यादा वजन बढ़ता है। हालांकि ऐसा नहीं कि केवल राज्य सूची से संबंधित है, तो दोनों ही राज्य सरकार, केंद्र सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए लगातार प्रयास करती रहती है और उनकी जिम्मेदारी बनती है। और अब तो देखो कोई भी राजनीतिक दल है वो उनका अपना अपना कोई वोट बैंक है, किस आधार पर उनको वोट देता है, कौन सी योजनाएं किस वोट बैंक को लाभान्वित करती हैं, तो उस आधार पर डीपीएसपी का बड़े स्तर पर इनको लागू किया जा रहा है। सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। और वैसे देखें तो डीपीएसपी का जो वर्गीकरण है कहीं संविधान में नहीं किया गया है कि ये किस किस तरह के हैं, लेकिन जब हम इनकी विषय वस्तु को देखते हैं तो इनको 2-3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कुछ डीपीएसपी समाजवादी है विचारधारा के हैं, कुछ डीपीएसपी गांधीवादी विचारधारा को प्रदर्शित करते हैं, कुछ डीपीएसपी कहीं ना कहीं एक उदार या बौद्धिक तत्व उसमें हमें उसमें निहित दिखते हैं। तो वैसे कोई स्पेशल वर्गीकरण तो नहीं किया गया है डीपीएसपी का, लेकिन हम उसका जब अध्ययन करते हैं तो ये 2-3 तरह की विचारधारा उसमें झलकती है। खैर छोड़िए, आप तो लिखना शुरू कीजिए। हेडिंग डालो, भारतीय संविधान की विशेषताएं, वो अपने पहले डाली हुई है, और उसमें आज लिखना शुरू कीजिए राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ये हेडिंग होगी, और फिर उसमें लिखना शुरू करो। भारत शासन अधिनियम 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1935 में भी गवर्नर जनरल और गवर्नर्स के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए थे। गवर्नर जनरल और गवर्नर्स के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए थे जिन्हें अनुदेशों का दस्तावेज, जिन्हें अनुदेशों का दस्तावेज ब्रैकेट में लिख सकते हो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा जाता था। नेक्स्ट लिखो, 1944 में, या ऐसा लिख सकते हैं, हाँ, 1944 में सप्रू समिति का गठन किया गया था जिसने 1945 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अन्य मामलों के साथ 2 तरह के मूल अधिकारों से संबंधित भी बात कही गई थी। नंबर 1, वाद योग्य
या न्यायोचित। वाद योग्य या न्यायोचित मूल अधिकार, और दूसरा अवाद योग्य या गैर न्यायोचित मूल अधिकार। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा में जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में मूल अधिकारों की उपसमिति ने व्यापक रूप से मूल अधिकारों की व्यवस्था की थी, या व्यापक रूप से मूल अधिकारों का सुझाव दिया था। नेक्स्ट, लेकिन स्वतंत्र भारत के समक्ष आर्थिक कठिनाइयां विद्यमान थी तथा प्रशासन भी पूर्ण रूप से सक्षम नहीं था। इसलिए इन व्यापक रूप से सुझाए गए मौलिक अधिकारों को लागू करने में बहुत सी कठिनाइयां थी। नेक्स्ट, संवैधानिक सलाहकार या इसलिए संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने सुझाव दिया, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने सुझाव दिया कि मूल अधिकारों को दो भागों में विभाजित करने की जरूरत है। पहला वाद योग्य अधिकार और दूसरा अवाद योग्य अधिकार। नेक्स्ट, वाद योग्य अधिकारों को संविधान में भाग 3 में शामिल किया गया और अवाद योग्य अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों का नाम देकर संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन किया गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो, हाँ वो लाइन लिख लो। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ाना है। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये लाइन अंडरलाइन कर लेना, ये ही इसका बेस है। जितना भी लिखवा रहा हूं उसकी मूल, अगर उसकी जगह हमें एक लाइन लिखवानी होती तो हम यही लाइन लिखवाते। मैं थोड़ा डिटेल में लिखवा रहा हूं, अगर शॉर्ट में पढ़ाएंगे तो केवल एक ये ही लाइन लिखवाई जाती है और यहां से ही प्रश्न बनता है। लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए और प्रश्न बनाने वाले का कोई दायरा सीमित नहीं है, इसलिए हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया आपका कि नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन इनका पालन करना राज्य का विशेष कर्तव्य है। नेक्स्ट, संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में ये नीति निर्देशक तत्व मौलिक हैं और यह देश की जिम्मेदारी है या राज्य की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि यदि नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु या नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए
ऐसी कोई विधि बनाई जाती है या ऐसा कोई कानून बनाया जाता है जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का अतिक्रमण करने वाला हो, तो भी उसे उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिन्होंने इसे स्पेन से लिया था, जिन्होंने इसे स्पेन से लिया था। नेक्स्ट, इनको लागू करने के लिए राजनीतिक शक्ति अर्थात जनमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, नीति निदेशक तत्वों को अवाद योग्य बनाए जाने के प्रमुख कारण। इस लाइन को रहने दो पर मेरे हिसाब से, क्योंकि ये फिर बहुत ज्यादा डिटेल मेंस के हिसाब से हो जाएगा, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आप ये तथ्य लिख लो जिन जिन लोगों ने कहा है। प्रो केटी सहा, इनका कथन लिख लो। प्रो केटी सहा ने निदेशक तत्वों को ऐसे चेक की संज्ञा दी है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। नेक्स्ट, के संथा नाम ने कहा है कि नीति निदेशक तत्व केंद्र और राज्यों के बीच, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच तथा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक संघर्ष उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट, 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के संतुलन पर टिकी हुई है। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। इनमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निहित है। नेक्स्ट, एम.वी. पायली के अनुसार नीति निदेशक तत्व एम.वी. पायली के अनुसार नीति निदेशक तत्व एम.वी. पायली के अनुसार नीति निदेशक तत्व राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत स्तर का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, के.सी. वियर के अनुसार नीति निदेशक तत्व संविधान सभा के उद्देश्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। नेक्स्ट, ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार नीति निदेशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है तथा निदेशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा है तथा इन्होंने निदेशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा है। नेक्स्ट, नीति निदेशक तत्व राज्य की सार्वजनिक नीति निर्माण में सहायता के लिए
संघ और राज्य सरकारों के लिए दिशा निर्देश और मार्गदर्शक सिद्धांत है तथा सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए। नेक्स्ट, डीपीएसपी का संविधान में कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन इनकी विषय वस्तु के आधार पर हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। समाजवादी, गांधीवादी और तीसरा है उदार बौद्धिक। उदार बौद्धिक, इन 3 भागों में हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं, उनको पढ़ के समझ के उनकी विचारधारा निकाल के कि हाँ ये समाजवादी है, ये गांधीवादी है, ये उदार बौद्धिक है। तो साथियों, आज का हमारा ये डीपीएसपी का टॉपिक का इसका ये कॉन्सेप्ट वाला पार्ट यही समाप्त होता है। इसको जरूर लिखना, इसका बार बार रिवीजन करना। जब ये समझ में आ जाए तो बाद में जो डीपीएसपी पढ़ाएंगे उनको पढ़ना, और पूरे आप जो भी सिलेबस पढ़ रहे हो, केवल एक पॉलिटी तो है नहीं फर्स्ट पेपर में, जो भी आपकी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, राजस्थान से रिलेटेड है सारा, इंडिया लेवल का भी है, ज्योग्राफी में और भी है, जो भी सिलेबस है हमारा सबको बराबर लेके चलो। ऐसा तो नहीं कि आप सारे को एक साथ कैसे पढ़ेंगे, लेकिन बात यह है कि किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है कि आपको एक टॉपिक से लगाव हो गया आप तो उसी के पीछे पड़ जाओ, ऐसा नहीं करना। ठीक है, आपकी किसी में रुचि है तो उसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ना अच्छी बात है, उसके प्रति पागल होना गलत बात है। दूसरा टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, फिर चाहे पागल हो जाओ कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरा टॉपिक नहीं छूटे। एक टॉपिक के पीछे आप बहुत ज्यादा लग रहे हो तो लगे रहो, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे टॉपिक को बराबर लेके चलो। ऐसा नहीं किसी को बिल्कुल छोड़ दिया, किसी को बहुत ज्यादा पढ़ लिया। तो बेसिक नॉलेज तो सारों की लो, सारों की गहराई में ही जाना है हमें, तो बेसिक से क्या मतलब है, क्योंकि अब कंपटीशन का दायरा बढ़ रहा है और आपको पूरा कॉन्सेप्ट और पूरे तथ्य, पूरे सब कुछ एक आपके नोट्स में समाहित होने चाहिए, और उसका लगातार आपको रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। केवल और केवल एकमात्र रिवीजन रिवीजन रिवीजन, यही रास्ता है। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा मैटर कलेक्ट करो। आप मैटर का मतलब, मैं तो सबसे ज्यादा तवज्जो टीचर्स द्वारा पढ़ाए गए मैटर को देता हूं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा मटेरियल होता है और बहुत बड़े एक पढ़ाई का एक सार होता है, निष्कर्ष निकाला हुआ होता है। तो उसको पढ़ो। उससे संतुष्ट नहीं हो तो जो आपका एक अच्छी सी कोई टेक्स्ट बुक या कोई बुक है, गाइड है, वहां से लेके पढ़ो, और लगातार पढ़ो, टाइम खराब मत करो। धन्यवाद।